हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। जाहिर सी बात है अच्छी होंगी और आपकी तैयारी अब धीरे धीरे ट्रेनिंग ट्रैक पर आ रही होगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने ज्योग्राफी के स्टार्टिंग कर लिया था और बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेस से हम लेकर चल रहे हैं आपको। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक हमारा क्या था? लास्ट टॉपिक था हम पृथ्वी वाला टॉपिक लिया था और पृथ्वी को हम क्या कर रहे थे? पृथ्वी को हमने टू पार्ट में बांटकर हमने स्टडी करना स्टार्ट किया था। एक क्या ऊपरी भाग, एक क्या था आंतरिक भाग। ऊपरी भाग के विषय में मैं आपको जानकारी दे चुका था। आंतरिक भाग को हमने क्या किया था? दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक प्राकृतिक तत्वों के आधार पर, एक अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर। ठीक है, तो आज का हेडिंग डालिए अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर, अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर पृथ्वी का आंतरिक भाग। ठीक है, और इसमें नीचे पेज बनाएंगे ताप व घनत्व के आधार पर, नीचे पैराग्राफ में लिखेंगे ताप व घनत्व के आधार पर, और साथ में ये डायग्राम भी आप बना लेंगे। ठीक है, यहां इस पार्ट को आप लिखेंगे लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर। ये वाला पार्ट एस्थनोस्फेयर, और ये वाला पार्ट बायोस्फीयर। ठीक है, ये बनाइए, फिर इसमें कुछ विशेष समझाते हैं आपको। ठीक है, ये इनर पार्ट है, ये मिडल पार्ट है, और ये वो वाला पार्ट है जहां पर हम रहते हैं। ठीक है, ये पार्ट कौन सा है? जहां पर हम रहते हैं। यहीं पर क्या है? पेड़ पौधे हैं, यहीं पर मानव है। बनाइए इसे। ठीक है, देखिए समझिए बातों को। हमने पढ़ा था, एडवर्ड स्विस साहब ने क्या कहा था? एडवर्ड स्विस साहब ने कहा था कि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी को तीन भागों में बांटा था, और इस पार्ट को क्या कहा था? क्रस्ट कहा था, इसको मेंटल कहा था, इसको कोर कहा था। ठीक है, यहां पर क्या है? यदि हम अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर देखें तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को क्या कहा जा रहा है? लिथोस्फीयर कहा जा रहा है, एस्थनोस्फीयर कहा जा रहा है, बायोस्फीयर कहा रहा है। इसको क्या करें? इसको मजबूत परत कहते हैं। भाई पृथ्वी ऊपर से जब डगिंग करते हैं, खोदते हैं, तो ऊपर का पार्ट क्या है? कठोर पार्ट है। ठीक है, और इसके इंटरनल पार्ट क्या है? वो थोड़ा इससे कमजोर है, दुर्बल परत है, और मध्य बिल्कुल आंतरिक परत क्या कह रहे हैं? गुरु परत। आप इसको इस प्रकार से समझ लीजिए, जैसे नारियल होता है ना, जैसे नारियल होता है, तो नारियल का ऊपर का पार्ट क्या होता है? अत्यंत कठोर होता है। अरे वो जिस पर घास फूसी बनी रहती है, जिसकी रस्सी बनती है, जिसे नारियल की रस्सी कहते हैं, गोले की रस्सी। ठीक है, तो वो वाला पार्ट क्या कठोर होता है। फिर उसके अंदर का पार्ट क्या होता है? उसकी अपेक्षा थोड़ा दुर्बल होता है। फिर इंटरनल पार्ट की बात करते हैं, वो क्या होता है? व्हाइट कलर का, और उसमें क्या है? पानी सा भरा रहता है, जिसे नारियल का पानी पीते हो आप। ठीक है, तो उस बेस को एग्जाम पर मानकर आप यदि देखेंगे तो बिल्कुल सेम कंडीशन दिखाई देती है। ठीक है, तो आपने चित्र बना लिया होगा, अब समझते हैं इसको अच्छी तरीके से। देखिए ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, इसमें कण क्या है? थोड़ा सा दूर दूर है, इसमें कण क्या है? दूर दूर है। और ये वाला पार्ट जो है, इसमें कण क्या है? पास पास में, इसमें कण इसकी अपेक्षा पास पास में। लेकिन ये वाला पार्ट जो है, इस वाले पार्ट में बहुत पास पास में कण है। और कण किस चीज के हैं? ये तो आपको पता ही चल गया है। ठीक है, ये आपको पहले स्विस साहब ने बता दिया है। जो ऊपर की परत है, जो क्रस्ट है,
तो क्रस्ट को क्या क्रस्ट में क्या है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम तत्वों की अधिकता है। किसकी? सिलिकॉन और मैग्नीशियम तत्वों की अधिकता है। लेकिन अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर यदि हम बात करें तो इसमें सिलिकॉन के साथ साथ क्या है, इसमें ग्रेनाइट भी है। तो क्या 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 प्लस है इसमें, और प्लस है ग्रेनाइट है, प्लस सिलिकॉन है, प्लस क्या है, ये आपका एल्यूमिनियम है। ठीक है, अब यदि यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये बेसाल्ट, ठीक है, और बेसाल्ट के साथ प्लस क्या कर दिया, प्लस सिलिकॉन और प्लस मैग्नीशियम, बताया था ना सीमा। अब यदि हम बात करेंगे यहाँ पर, ये किस किस के कण है, ये क्या है, निकिल और फेरस, निकिल और फेरस। इसे फेरस को क्या कहते हैं, आयरन भी कहते हैं, निकिल लोहा, लोह तत्वों की अधिकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें कण दूर दूर हैं, इसमें पास पास में है, इसमें क्या है, इसमें अत्यंत पास पास में है। तो नोट हो गया आपका। ठीक है, आपने डायग्राम में बना लिया। अब लिखिए पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिखिए, ये आप लिख चुके हैं, प्राकृतिक तत्वों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भागों का वर्णन और ताप के घनत्व के आधार पर डायग्राम आपका बन गया है। अब लिखेंगे पहला पॉइंट, लिथोस्फीयर। लिखेंगे पहला पॉइंट, लिथोस्फीयर। तो लिखेंगे डैश लगाकर, लिथोस्फीयर में सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के साथ साथ ग्रेनाइट चट्टानों की भी अधिकता है। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के साथ साथ ग्रेनाइट चट्टानों की भी अधिकता है। पृथ्वी की इसी परत में जल और स्थल दोनों भागों को देखा जा सकता है। पृथ्वी की इसी परत में जल और स्थल दोनों भागों को देखा जा सकता है। ठीक है, नंबर 2 लिखेंगे एस्ट्रोस्फेयर। नंबर 2 एस्ट्रोस्फेयर, इसमें डैश लगाकर लिखेंगे पृथ्वी की इस परत में सिलिकॉन और मैग्नीशियम के साथ बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। इसे दुर्बल परत भी कहा जाता है। इसे दुर्बल परत भी कहा जाता है। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट बायोस्फीयर। आप हिंदी में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यदि कोई दिक्कत हो रही है। बायोस्फीयर, ठीक है, एस्थ्नोस्फीयर, हिंदी और इंग्लिश कुछ नहीं होती है, बस क्या है, ये है लिथोस्फीयर। ठीक है, लिखेंगे बायोस्फीयर, लिखेंगे ये आंतरिक परत है, इसमें निकिल और फेरस तत्वों की अधिकता है। इसमें निकिल और फेरस के कण अत्यंत पास में है, अर्थात यहां पर तत्वों के बीच में सघनता अधिक है। ठीक है, इस सघनता के कारण यहां पर इस स्थिति को प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है, इतना काम हो गया। अब आपने पृथ्वी वाला पॉइंट जो है वो क्लियर कर लिया, ऊपरी परत और आंतरिक परत दोनों को डिस्कस कर लिया। अब नीचे लिखेंगे प्लेट, नीचे लिखेंगे नोट, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार, नीचे लिखेंगे नोट।
ठीक है, नीचे लिखेंगे नोट। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, आप इस बात को ध्यान रखना कि ये क्या है, ये पृथ्वी की, ये सर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये देखिए ठीक है। तो सुएज ने क्या दिया है, सुएज ने अपना सिद्धांत दिया है और इसको पृथ्वी को 3 पार्ट में बांटा है। सुएज ने कहा है पृथ्वी क्या है, 3 पार्ट में है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। और यदि अप्राकृतिक तत्वों के आधार पर देखें, ताप और घनत्व के आधार पर इसको क्या करें, लिथोस्फीयर, एस्ट्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। अब आपने देखा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कण क्या है, थोड़ा सा दूर दूर है, यहाँ पर सिलिकॉन और मैग्नीशियम के कण थोड़ा सा दूर दूर है, और यहाँ पर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कण थोड़ा पास पास में है। लेकिन बायोस्फीयर में क्या देख रहे हैं, बहुत पास पास में कण है। ठीक है, तो नीचे लिखा है नोट, प्लेट टेक्टोनिक, आगे आएगा ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या कह रहा है कि जब यहाँ पर क्या है, कणों के बीच में, तत्वों के बीच में क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है, ये दूर दूर है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, और डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी, यानी कि घनत्व। और यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज होगा, थोड़ा सा इंक्रीज होगा, और डेंसिटी भी क्या है, थोड़ी सी इंक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाएगा, और डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, काफी ज्यादा हो जाएगी। भाई यदि एक ही कमरे में 30 स्टूडेंट बैठे हैं, एक कमरे में 30 स्टूडेंट बैठे हैं, पंखा चल रहा है, कूलर चल रहा है, क्लास आराम से हो रही है, लेकिन उसी में क्या कर दिया, उसी में हमने 300 स्टूडेंटों को बैठा दिया, उसी में 300 स्टूडेंटों को बैठा दिया, तो पंखा और कूलर भी क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाने का, और वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वही तो बात मैं कह रहा हूँ, जब यहाँ पर कण क्या है, दूर दूर है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर कम है और डेंसिटी कम है। लेकिन डेंसिटी बोलते हैं घनत्व को, और घनत्व होता है जब चीजों को आप बहुत कम क्षेत्र में, बहुत कम स्पेस में रख देते हैं, तो उसे बोलते हैं घनत्व। घनत्व का फॉर्मूला होता है मात्रा बटे आयतन। ठीक है, तो कितने स्पेस में कितनी चीजें हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर डेंसिटी थोड़ा सा अधिक होगी। तो अब प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या कहता है कि यदि ऐसा है तो पृथ्वी का ये वाला पार्ट, तो पृथ्वी का ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट स्पिन करेगा, लेकिन इसकी स्पीड जो होगी, इसकी स्पीड कम होगी, इसकी स्पीड कम होगी, और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड मध्यम हो जाएगी, और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, अत्यंत क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, अत्यंत तीव्र हो जाएगी। देखिए आप समझिए अच्छी तरीके से, सपोज करो ये क्या है, ये मार्कर है, ठीक है, और मार्कर का ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, लिथोस्फीयर है। ठीक है, भाई ये क्या है, ये मार्कर है, और इस मार्कर को इतनी क्या मान लेता हूँ, पृथ्वी मान लेता हूँ, और ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, ये लिथोस्फीयर है, और ये वाला पार्ट, ये ब्लैक वाला पार्ट क्या है, ये मेंटल वाला पार्ट है, अर्थात एस्ट्रोस्फीयर है, और ये वाला पार्ट क्या है, ये बायोस्फीयर है। अब देखिए, अब समझिए इस कॉन्सेप्ट को, क्या है ये, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कण क्या है, यहाँ पर कण थोड़ा सा दूर दूर है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इस प्रकार से स्पिन करेगा, लेकिन यदि मैं इसको लॉक कर दूं, ठीक है, अब ये ब्लैक वाला पार्ट है, अब क्या है, ब्लैक वाला पार्ट है, तो ये क्या है, आप कंफ्यूज ना हो जाए। देखिए ये वाला पार्ट क्या है, ये लिथोस्फीयर है, ये ब्लैक वाला पार्ट क्या है, ये एस्ट्रोस्फीयर है, व्हाइट वाला पार्ट क्या है, व्हाइट वाला पार्ट क्या है, ये कोर वाला पार्ट है, बायोस्फीयर वाला पार्ट है। तो अब इसमें क्या है, इसमें कण
पास पास में है, तो ये इस प्रकार से स्पिन करेगा। लेकिन जो ये ब्लैक वाला पोर्शन है, ब्लैक वाला पोर्शन थोड़ा ज़्यादा स्पीड से क्या करेगा, ये स्पिन करेगा, घूमेगा। लेकिन ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ये बहुत तेज गति से घूमेगा। तो यही तो बताया यहाँ पर, ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार क्या बताया है कि इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, इसकी मध्यम होगी और इसकी तीव्र होगी। ठीक है, ये डायग्राम बना लीजिए और यही बात इसमें लिख लीजिए, यही बातें लिख लीजिए। अब इससे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, इससे अगला टॉपिक तैयार हुआ हमारा, जल्दी से आप नोट कीजिए इसे। हो गया नोट? यदि कोई दिक्कत आ रही तो सीधे सीधे यहां पे लिख लो ना। यह है कम गति से घूमेगी, ये वाला पार्ट मध्यम गति से घूमेगी और ये तीव्र गति से घूमेगी। ठीक है, और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में ये बात किसने कही, हैरी हेस ने, हैरी हेस के द्वारा, हैरी हेस के द्वारा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार हैरी हेस के द्वारा इस बातों का विश्लेषण निकल के आया। कहां से, लिथोस्फीयर वाले कॉन्सेप्ट से और ये तुम्हारा एडवर्ड स्पेस के कॉन्सेप्ट से। उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि यदि ऐसी बात है तो फिर ये क्या है, यहाँ पर ये उसने अपने व्यूज दिए। ठीक है, अब इसको इरेज कीजिए। अगला टॉपिक है पृथ्वी की गति और ऊर्जा, पृथ्वी की गति और ऊर्जा। पृथ्वी की गति और ऊर्जा, पृथ्वी की गति और ऊर्जा समझिए। देखिए, आप अच्छी प्रकार से जान चुके हैं, ये वाला पोर्शन ऊपर का क्या है, क्रस्ट, क्रस्ट कह दो, लिथोस्फीयर कह दो, बात एक ही है। बस लिथोस्फीयर में क्या है, ग्रेनाइट चट्टानों के दिखता है। यदि इस वाले पार्ट की बात करेंगे तो ये क्या है, मेंटल। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या है, कोर। तो ये बताइए, जब आप जान चुके हैं कि ऊपर का पार्ट क्या है, कम गति से स्पिन करता है, लेकिन मध्यम पार्ट क्या है, वो अधिक गति से स्पिन करता है। तो यदि हम इस प्रकार से गति हो रही है, इस प्रकार से गति हो रही है, नीचे वाला पोर्शन भी कर रहा है। अब यदि आप इस प्रकार से हाथों को अपने रख लेंगे तो बीच में क्या आएगा, टेम्परेचर आएगा, बीच में क्या आएगा, टेम्परेचर आएगा। तो वो टेम्परेचर क्या है, वो टेम्परेचर एनर्जी है, वो क्या है, वो एनर्जी है। तो यहाँ पर क्रस्ट और मेंटल के बीच में, और मेंटल और कोर के बीच में क्या हुआ, एक विशेष प्रकार की एनर्जी क्रिएट होगी, एक विशेष प्रकार की एनर्जी क्रिएट होगी। इसे क्या कहेंगे, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा। इस भूतापीय ऊर्जा को जियोथर्मल, जियो THERMAL, थर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी भी कहते हैं। ये क्या है, ये एक अक्षय ऊर्जा का भंडार है। क्या है, अक्षय ऊर्जा, ये अक्षय ऊर्जा का भंडार है। अक्षय ऊर्जा कैसे कहते हैं, ऐसी ऊर्जा जिसके अंत की कोई लिमिट ना दिखाई दे रही हो,
इसके अंत की कोई लिमिट ना दिखाई दे। जैसे सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा को क्या कहते हैं, अक्षय ऊर्जा का भंडार है। सौर ऊर्जा को क्या कहते हैं, अक्षय ऊर्जा का भंडार। देखो हम बिजली की समस्याओं से अक्सर रूबरू होते रहते हैं, तो यदि हमने इस ऊर्जा को हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया, इस ऊर्जा को यदि हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारी बिजली की समस्या क्या हो जाएगी, ये समाप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अच्छा कैसे करेंगे, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर कैसे करेंगे। अरे देखिए आपने बहुत पहले पढ़ चुका है, ऊर्जा कभी नष्ट ही नहीं होती है, ऊर्जा कभी नष्ट ही नहीं होती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, ऊर्जा का केवल रूप कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में। कैसे, अरे आपने भोजन किया तो क्या था, वो रासायनिक एनर्जी थी, ठीक है। अब रासायनिक एनर्जी में आपने क्या काम करो, सपोज करो आप रनिंग कर रहे हैं, या जैसे गांव में होती है कुट्टी काटने की मशीन होती है, अब वो क्या है, एक प्रकार का यंत्र है, तो आपने उस यंत्र पर एनर्जी लगाई और क्या है, पशुओं के लिए चारा कट गया, तो ये क्या है, ये आपने जो केमिकल एनर्जी थी, रासायनिक एनर्जी थी, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, वो यांत्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब अरे इसी प्रकार से तो क्या होता है, विद्युत एनर्जी होती है बिजली से। अब आजकल क्या है, बिजली से कुट्टी कटने लगी है, तो जो पशुओं का चारा है बिजली से कटने लगा है, तो उसमें क्या होता है, जो मोटर होता है, मोटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी तो दी जाती है, और मशीन का जो चक्कर होता है, जो राउंड होते हैं, वो स्टार्ट हो जाते हैं और कुट्टी क्या होती है, कट जाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर यदि इस ऊर्जा को आप कन्वर्ट करने में सक्षम होंगे, तो आपके लिए बिजली की समस्याएं संसार से हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। अच्छा कुछ बच्चे जानना चाह रहे होंगे कि सर ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। देखिए बड़ा सिंपल है, होता क्या है, हमारे जो उत्तर प्रदेश मतलब हमारे जो देश भारत है, उसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से बिजली बनाई जाती है। जो भी तरीका आसान हो उस तरीके से आप बिजली को बना सकते हैं, बस वो सस्ता और सुलभ होना चाहिए, जैसे राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान में विंड से, हवा से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाई जाती है, हवा से ये बिजली बनाई जाती है। विद्युत ऊर्जा, हवा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर लिया जाता है। कैसे, यदि जानना चाहते हैं तो देख लीजिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से क्या होती है, टरबाइन होती है, इस प्रकार से यहाँ पर नदी बह रही है। क्या बह रही है, नदी बह रही है। अब नदी के आगे क्या कर देते हैं, अवरोध लगा देते हैं, इसको बोलते हैं डैम। क्या बोलते हैं, डैम। अब जब डैम में ऐसे पानी अवरोध लगा दिया, तो पानी का स्तर क्या करेगा, बढ़ेगा। अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ इस पानी को यहाँ पर डालते हैं, तो इस पानी को यहाँ पर डालने की वजह से क्या होगा, इसको बोलते हैं टरबाइन, इसको बोलते हैं टरबाइन, ठीक है। अब जब ये एनर्जी इस पर लगेगी तो इसमें क्या होता है, इसमें ये पानी यहाँ पे डल रहा है, ठीक है, इसको बोल रहे हैं टरबाइन। अब क्या होगा, यहां से एक शाफ्ट होती है, अरे सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप उस चारा काटने की मशीन को क्या है, ऐसा हत्थे को पकड़ रहे हैं, तो हत्था क्या है, हत्थे पे यदि हम प्रेशर नहीं देंगे, अपनी ताकत नहीं लगाएंगे, अपनी एनर्जी नहीं लगाएंगे, तो क्या हत्था घूम जाएगा। अब उस पर क्या कर रहे हैं, पट्टा चढ़ा दे रहे हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में, तो क्या है, इसी प्रकार से एक शाफ्ट होती है, और ये शाफ्ट एक विशेष प्रकार का यंत्र होता है, इसको बोलते हैं अल्टरनेटर, ठीक है। जब इसमें अल्टरनेटर में दिया जाता है तो इसकी स्पेशलिटी होती है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आर्मेचर होता है, इसके अंदर क्या होता है, आर्मेचर होता है। तो यदि इसको 3.5 मतलब 1500, यदि इसको 1500 राउंड आरपीएम 1500 आरपीएम पे घुमा दिया जाए, तो यहाँ पर लगभग 250 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी बन के तैयार हो जाती है,
और ये 250 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ये हमारे घर में जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उसको चलाने के लिए सफिशिएंट होती है। तो ये तरीका होता है। हमने क्या काम करा, हमने उत्तर प्रदेश में क्या किया, उत्तर प्रदेश में हमने बिजली पानी से क्या किया, पानी से हमने बिजली बनाई। ठीक है। अब यदि इसी अल्टरनेटर को, इसी शाफ्ट को, इसी टरबाइन को हम हवा से घुमा देते हैं, यदि हवा से घुमा देते हैं तो हवा से बिजली बन जाती है। अब यदि इसी को हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसी को हम यहाँ पर जो ये एनर्जी क्रिएट हो रही है, जो स्टीम बन रही है, ठीक है, जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, यदि उसके माध्यम से यहाँ पर क्या कर दें, इसको चला दें तो ये क्या हो जाएगा, ये बिजली बन जाएगी। तो इसे कहते हैं भूमि के ताप से बनना। अच्छा, कहाँ बनती है इस प्रकार की एनर्जी, जिन देशों के आसपास, जिन देशों के आसपास यदि सपोज करो हम यहाँ पर जहाँ से हम क्लास ले रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से बिजली बनाना स्टार्ट करें तो लगभग 6000 किलोमीटर नीचे, यहाँ से 6000 किलोमीटर नीचे क्या है, इतना टेम्परेचर है। और यदि यहाँ से इतना टेम्परेचर को हम डगिंग करेंगे, खोदेंगे तो काफी खर्चा आ जाएगा। तो हम कह रहे हैं बिजली उस तरीके से बनाई जाए जो सस्ता हो और सुलभ हो, सस्ता हो और सुलभ हो। हमारे लिए क्या सस्ता और सुलभ क्या है, पानी है। लेकिन जहां पर ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, यदि वहां से एनर्जी को क्रिएट कर लिया जाए, जैसे जापान में इसी प्रकार से बिजली बनाई जाती है। जापान में क्या है, जापान में ज्वालामुखी का प्रकोप ज्यादा है, तो उसकी राजधानी जो टोक्यो है, टोक्यो से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर फ्यूजियामा है, तो वहां से बिजली बनाई जाती है। तो यानी कि बिजली बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाने के लिए उस माध्यम का प्रयोग किया जाता है जो सस्ता हो और सुलभ हो, यानी कि उसमें खर्चा भी ज्यादा ना आए और आसानी से क्या हो, मिल जाए। जैसे राजस्थान में क्या है, राजस्थान में हवा से बिजली बनाई जाती है, तो हवा तो हमारे यहाँ भी चलती है, तो हवा से बिजली हम क्यों नहीं बना सकते बेटे, हवा से बिजली हम इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ टरबाइन चाहिए 1500 आरपीएम चाहिए, आपको 1500 आरपीएम चाहिए। तो इस टरबाइन को जो घुमाना पड़ेगा 5 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से, आपको क्या चाहिए, विंड चाहिए। ठीक है, तभी क्या हो सकती है, तभी बिजली बन सकती है। और राजस्थान में ऐसा होता रहता है। तो राजस्थान में क्या है, बड़ी बड़ी बड़े बड़े टावर्स पे क्या है, इस प्रकार से टरबाइन लगाई हुई है और उसी से क्या है, वहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रिएट होती है। तो यहाँ पर हम देखें, मैंने केवल आपको ये सब बातें इसलिए बताई कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एनर्जी क्या है, ये एनर्जी जो भूतापीय ऊर्जा है, ये क्या है, ये एक कभी ना खत्म होने वाली, ये कभी ना खत्म होने, क्योंकि पृथ्वी में क्रियाएं हमेशा चलती रहेंगी, तो इसलिए कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा है। और यदि हम ऐसा कोई इक्विपमेंट बना पाए जो आसानी से यहाँ पर क्या है, ये इस ताप को ऊपर लेके आ जाए, तो इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में बड़े आसानी से कन्वर्ट किया जाता है, इसलिए इसको अक्षय ऊर्जा का भंडार कहते हैं। समझ में आई बात। ये चित्र बनाइए, देखिए पृथ्वी की गति और ऊर्जा, और साथ साथ में इसको लिख लीजिए भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, हो गया। अब यहां पर यही चीज क्या होती है, आप पढ़ चुके हैं पहले से, क्या है ये पहले से पढ़ चुके हैं कि मेंटल, ये मेंटल है, मेंटल और कोर, यानी कि एस्ट्रोस्फीयर और बायोस्फीयर, ये भी क्या है, ये भी आपस में स्पिन करती हैं। लेकिन इसकी अपेक्षा ये क्या है, ये तो हम आपको बता चुके हैं, ये क्या है, ये कम गति से घूमेगी, ये मध्यम गति से घूमेगी, लेकिन ये क्या है, ये तीव्र गति से घूमेगी, ये तीव्र गति से घूमेगी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर और ज्यादा एनर्जी क्रिएट होगी, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, ये मेंशन कीजिए जल्दी से, और उसके बारे में इन सब चीजों को हम लिख लेते हैं।
ठीक है, लिखिए, तो भी डाल चुके हैं, गति और ऊर्जा डायग्राम आपका बन गया है, तो नीचे नोट करेंगे। पृथ्वी की परतों के मध्य, पृथ्वी की परतों के मध्य एक विशेष प्रकार की ऊर्जा, एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि तत्वों के केंद्रण, जो कि तत्वों के केंद्रण, घनत्व और तापमान के कारण, और तापमान के कारण उत्पन्न होती है। जैसे क्रस्ट और मेंटल के बीच में, जैसे क्रस्ट और मेंटल के बीच में जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी ब्रैकेट में भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। यह एक अक्षय ऊर्जा का भंडार है, यह एक अक्षय ऊर्जा का भंडार है, जिसे प्राप्त कर मानव विद्युत की समस्या से, जिसे प्राप्त कर मानव विद्युत की समस्या से निजात पा सकता है। ठीक है, अगला देखेंगे, जबकि मेंटल और कोर के बीच में, जबकि मेंटल और कोर के बीच में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करेंगे। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो कल ही बात करेंगे इस केस में। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अपने नोट्स आप साथ साथ में बनाते रहना। ठीक है, बिल्कुल हमारे साथ साथ बने रहना। और ये मान ली ये 2024 यदि आपने टारगेट बनाया है तो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, धन्यवाद।